खातून सड़क पर अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो गई है। आखिर इसकी ऐसी क्या मजबूरी है कि अपने जिगर के टुकड़ों को ऐसे सड़क पर बैठकर बेच रही है? आइए इन्हीं से पूछते हैं। जी खातून, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिदा है। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अपने बच्चों को बेच रही? क्या करूँ, मेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, मेहनत मजदूरी नहीं कर सकती और अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती थी, इसलिए मजबूर है, इनको फरोख्त करने पर मजबूर हो गई। मेरे पास और कोई चारा नहीं। आपने देखा किस तरह ये माँ अपनी मजबूरी का बताते हुए अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो गई है। हमारे हुक्मरानों को कब ख्याल आएगा, कब हमारी आंखें खुलेंगी कि ऐसी और भी माएँ होंगी जो अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो जाएंगी। कैमरामैन मुइन अहमद के साथ जुनैद खान, कराची। कहाँ से आ रहे हो भाई? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम न्यूज़ देख के आ रहा हूँ, दिल दुख रहा है। अब क्या हो गया? आपने देखा उस औरत को कैसे बीच बाजार में बैठ के अपने बच्चे फरोख्त कर रही है? इसे कोई बताने वाला नहीं है कि बच्चे फरोख्त करना कानूनन जुर्म है। पुलिस क्या कर रही है, इंतज़ामिया क्या कर रही है? आई नो, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। क्या करें, गुर्बत इतनी है मुल्क में, और ये कोई पहला केस तो नहीं है। अभी मुल्तान में रिसेंटली ऐसा ही हुआ था, कराची में भी एक फैमिली अपने बच्चे बेच रही थी। कुछ तो वाकई में मजबूरी में ऐसा कर रहे होते हैं और कुछ अपनी सिचुएशन को हाईलाइट करने के लिए कि शायद किसी हुकूमती इदारे की नज़र पड़ जाए, वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं। अब पता नहीं ये सिर्फ अटेंशन चाह रही है या वाकई में ज़रूरतमंद औरत है और कोई मदद करे ना करे। आई थिंक वी शुड डू समथिंग। व्हाट वी कैन डू मैम? क्या नाम है उनका? अभी रिसेंटली हमारे एक नए क्लाइंट बने हैं, उनका एक फलाही इदारा भी है। फरहान काजिम साहब। हाँ एग्जैक्टली, फरहान को कॉल करो, वो डेफिनेटली हेल्प करेगा हम लोगों की। ठीक है मैम, मैं करवाता हूँ। साहब, आप मेरे बच्चे खरीदने आए हो? साहब बहुत प्यारे बच्चे हैं, आपको तंग नहीं करेंगे साहब। मैं बच्चे खरीदने के लिए नहीं आया, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं एक फलाही इदारे से हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। ना साहब ना, ऐसे मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगी। देखिए, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ मेरी बात को समझिए, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, प्लीज़ इन बच्चों के लिए। आओ बेटा, आओ। आपने मेरे बच्चों को कहाँ बैठा दिया? आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चे कैंटीन में हैं, वो कुछ खा पी लेंगे। हमारा एक फलाही इदारा है, आप मुझे अपने मसाइल बताएं, मैं आपकी मदद करूंगा, बल्कि आपकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करूंगा। और आपको खुद से अपने बच्चों को जुदा करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। कितने प्यारे बच्चे हैं आपके, क्या आप अपने बच्चों के बिना ज़िंदा रह पाएंगी? अच्छा साजिद साहबा, प्लीज़ आप रोए नहीं, आप मुझे अपने असल मसाइल तो बताएं। मेरा कोई एक मसला हो तो बताओ। 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया, मकान मालिक का जब दिल चाहेगा घर से बाहर निकाल देगा। अरे आप रोए नहीं, आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मैं आपके लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढ देता हूँ और उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मैं कौन सा पढ़ी लिखी हूँ साहब, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कोई अच्छी फैमिली मेरे बच्चों को गोद ले ले। बेशक वो घर का काम ही करे, लेकिन उन्हें 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। मैं शौक से अपने बच्चों को अलग नहीं कर रही। कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके जिगर के टुकड़े उससे दूर हो, लेकिन मैं क्या करूँ, गुर्दे की मरीज हूँ, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं मैं कब तक हूँ। बस यही चाहती हूँ अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को देख लूं कि वो अच्छी जगह पर है, खुश है। साजिदा साहबा, मायूसी अच्छी बात नहीं होती। इंसान अगर हिम्मत से काम ले तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। सबसे पहले तो मैं आपके लिए नौकरी का बंदोबस्त करता हूँ जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपके इलाज का भी कोई ना कोई ज़रिया निकल ही आएगा। और रही आपके बच्चों की एजुकेशन का मसला, वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द हल हो जाएगा। आप इस तरह करें, आप कुछ पैसे रखें,
जिसमें आप थोड़ा सा घर का राशन डलवा दीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। ये मेरा कार्ड है, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल मैं आपकी नौकरी का भी बंदोबस्त कर दूँगा। फरहान, वो क्या हुआ उस खातून का, साजिदा साहिबा? कोई मदद की आप लोगों ने उसकी? आमना साहिबा, आपके कहने पर मैंने साजिदा से मुलाकात की थी और उसे ऑफ़र भी की थी कि हम आपका इलाज करवा देंगे और आपके बच्चों की एजुकेशन के बारे में भी कुछ करेंगे। लेकिन मोहतरमा ने आज 15 दिन हो गए हमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। आप लोगों ने भी नहीं पता किया? पता नहीं किस हाल में हो बेचारी। हमने तो उसे अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया था और उसने ये भी कहा था कि मैं आपसे रब्ता कर लूँगी, लेकिन शहरोज जाके पता तो करें आप उसका किस हाल में है। ठीक है, मैं पता करता हूँ। कुछ मालूम कहाँ मिलेगी? बेटा घर पे कोई है? अम्मी है? जी। उनसे कहो कि एडवोकेट शहरोज आया अमना कबीर के पास। हाँ जी। मैं एडवोकेट शहरोज हूँ, मुझे आमना कबीर मैडम ने भेजा है, वो आपको बुला रही है। देखिए उनको मुझसे मिलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? वैसे भी मैं अच्छे से जानती हूँ, ये जो बड़ी खातूनें होती हैं ना, अपनी शोहरत के लिए ही हम गरीबों की मदद करती हैं। मुझे नहीं मिलना किसी से। नहीं देखें, आपको गलतफहमी हो रही है। आमना कबीर मैडम ऐसी नहीं है, उन्होंने आपकी मदद करनी है, वो इसलिए आपको बुला रही है। देखें, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, अगर वो मेरी मदद भी करना चाहती है ना, तो मुझे अब उनकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों का इंतज़ाम हो गया है। आपने बच्चे भेज दिए? मैंने बच्चे बेचे नहीं हैं, गोद दिए हैं। बहुत अच्छी फैमिली है, बेऔलाद है, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी संवर जाएगी। जाएं आप भाई, जाएं यहाँ से, मुझे नहीं मिलना। अच्छा ठीक है, लेकिन आपका इलाज भी तो करवाना था, आप उसके लिए साथ चलें, वो बुला रही हैं। देखें, असल मसला मेरे बच्चों का था, वो मसला हल हो गया। ठीक है, कल वो लोग मेरे बच्चों को आके ले जाएंगे और जब मेरा दिल चाहेगा मैं अपने बच्चों को मिलने जा सकती हूँ, इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी से मिलने की। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 370 के तहत इंसानों की खरीदो फरोख्त एक काबिल ताज़ीर जुर्म है, जिसकी पादाश में 7 साल तक कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा हो सकती है। मैडम, मैं कल शाम को साजिदा के घर गया था, जाके मैंने उससे कहा कि आमना कबीर मिलना चाह रही है, तो उसने आपसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। क्या? क्यों? वो ये कह रही थी कि वो अपने फ़ायदे के लिए मदद करती है गरीबों की। क्या अहमकाना बात की है उसने? हम तो उसकी मदद करना चाह रहे हैं। तबीयत कैसी थी उसकी? तबीयत तो उसकी ठीक थी मैम, अच्छी भली थी वो। हाँ, लेकिन एक ख़ास बात है, वो ये कह रही है कि उसको अब किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, उसने अपने बच्चे गोद दे दिए किसी अच्छी फैमिली को। गोद दे दिए उसने बच्चे? लीगली दिए हैं, कानूनी तौर पर? ये तो नहीं बताया उसने मैम। मुझे अब 100% यकीन है कि इस औरत ने अपने बच्चे बेचे। अगर उसने बच्चे बेचे हैं ना, तो वो कानून से बच नहीं सकेगी। तुम फरहान को ज़रा कॉल करो, उसको कहो कि जाके इस मामले की तहकीकात करे। अगर तो बच्चे कानूनी तौर पे अडॉप्ट नहीं करवाए गए, कोई पैसे का लेन देन बीच में है, तो फरहान से कहो कि मैं पेपर वर्क स्टार्ट करती हूँ और वो पिटिशनर बनने के लिए तैयार है। ठीक है, मैं फरहान को भी कॉल कर लेता हूँ। और हाँ, फरहान से कहना ज़रा दूसरी पार्टी का भी पता करे, ये बच्चे अडॉप्ट किसने किए हैं। ठीक है, अभी जाओ तुम्हें। ठीक है। योर ऑनर, मुल्जिमा साजिदा के मुताबिक उसने अपनी खुशी से अपने दोनों बच्चे एक अनजान जोड़े को गोद दे दी। योर ऑनर, सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट की इजाजत के बगैर, एक कानूनी ड्यू प्रोसेस से गुजरे बगैर वालिदैन अपने बच्चे किसी को गोद दे सकते हैं? क्योंकि गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के सेक्शन 25 के तहत हकीकी वालिदैन भी
अपने बच्चे अदालत की मर्जी और इजाजत के बगैर किसी दूसरे शख्स की सुपुर्दगी में नहीं दे सकते। और सर, इस केस में इशू सिर्फ अदालत की इजाजत का नहीं है, इशू सिर्फ गार्डियनशिप का भी नहीं है। सर, इस केस में तो संगीन जुर्म का इर्तकाब हुआ है। सर, मुल्जिमा साजिदा ने तो अपने बच्चे फरोख्त किए हैं, जो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 370 के तहत एक संगीन जुर्म है। योर ऑनर, मिस आमना का कहना है कि मेरी क्लाइंट कानून शिकनी की मुर्तकिब हुई है, लेकिन आज मैं उस कानून से सवाल करता हूं कि ये कानून उस वक्त कहां था ये उस वक्त कानून जब अदालत में मौजूद ये मुफलिस औरत जो एक शदीद आर्जे में मुब्तला है, वो शदीद माली मसाइल के बाइस अपना इलाज तो बहुत दूर की बात है, अपने मासूम बच्चों को 2 वक्त की क्या 1 वक्त की रोटी देने से भी कासिर थी। ये माँ है जनाबे वाला, ये माँ जो अपनी भूख तो बर्दाश्त कर लेती है लेकिन अपने मासूम बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं करती। मैं कानून से पूछता हूं कि क्या इसका इलाज रियासत की जिम्मेदारी नहीं था? क्या साजिदा बेगम के मासूम बच्चे हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी नहीं थे? योर ऑनर, जब से ये मामला मीडिया के सामने आया है, हुकूमत, सोसाइटी के मुख्तलिफ तबके, NGOs, सिविल सोसाइटी, सब ने ही इस औरत की मदद करना चाहिए। यहाँ तक कि मुद्दई फरहान काजिम के फलाही इदारे ने भी इस खातून की मदद करने का वादा किया, इनका इलाज कराने, इनके बच्चे के तमाम तर अखराजात उठाने का भी वादा किया। लेकिन योर ऑनर, ये खातून अपने मसलों का हल नहीं चाहती थी, ये तो सिर्फ अपने बच्चों के एवज एक भारी भरकम रकम चाहती थी, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों का कारोबार करना चाहती थी। जी हाँ, खूब मदद की है इन्होंने और फरहान साहब ने कि गरीब और लावारिस औरत पर केस करके उसे अदालत में घसीट दिया। जनाबे वाला, ये जितनी NGOs हैं, ये गरीब के नाम पर सिर्फ अपनी दुकान चमकाती हैं, अमलन कुछ नहीं करती। इस मुआशरे में रोज बड़े बड़े जुर्म होते हैं और बासर लोग धड़ल्ले के साथ कानून तोड़ते हैं, कानून खरीदते हैं, लूटते हैं, लेकिन जोर सिर्फ गरीब पर होता है। और जनाबे वाला, क्या सबूत है कि बच्चे फरोख्त किए गए? सबूत वकील साहब, योर ऑनर, इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि इनकी क्लाइंट एक सड़क के ऊपर एक प्लेकार्ड उठाकर अपनी दुकान चमका रही थी, बच्चे बराए फरोख्त का इश्तिहार उठा के अपने बच्चों को एक प्रोडक्ट की तरह बेच रही थी सड़क पर। साजिदा बेगम का प्ले कार्ड लेकर सड़क पर बैठने का मकसद इस मुआशरे को झंझोड़ना था, एहसास दिलाना था इस मुआशरे को, बेहिस मुआशरे को, जहां दौलत का इर्तिकाज गिनती के चंद हाथों में है और गरीब एड़ियां रगड़ रगड़ कर मौत की दहलीज पर पहुंच जाता है। और जनाबे वाला, माहौल तो यहाँ का यह है कि टीवी शोज पर बाअसर साहिब सरवत लोगों को बुलाकर बच्चे एडॉप्ट किए जाते हैं। ये कहाँ का कानून है? क्या उसमें अदालत की किसी इजाजत की जरूरत नहीं है? ना खानदान और मासूम अवाम तो यही समझेंगे ना जनाबे वाला कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनके बच्चों को किसी को गोद दे दिया जाता है तो कोई जुर्म नहीं है। अगर कोई जुर्म हुआ भी है तो उसकी इस्लाह कर ली गई है कि जिस कपल ने बच्चों को गोद लिया था, कोर्ट से उनको समन मौसूल हुआ तो उन्होंने बच्चे फौरन वापस कर दिए। वो बच्चे अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अच्छे ठिकाने, अच्छे माहौल में चले गए, लेकिन आमना साहिबा ने उनके बेहतर मुस्तकबिल को छीन लिया। जनाबे वाला, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि मेरी क्लाइंट को अपना बयान देने का मौका दिया जाए। इजाजत। जज साहब, कोई भी माँ अपने बच्चों को खुद से अलग नहीं करना चाहती। मैंने भी ये सब कुछ मजबूरी में किया, क्योंकि मेरे शौहर की मौत के बाद मेरा कोई सहारा नहीं था और मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं मेहनत मुशक्कत कर सकूं। मैं तो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें स्कूल से उठा लिया। जैसा मैंने तो मजबूरी में अपने बच्चों को गोद देने का फैसला किया था जैसा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि बच्चे किसी को गोद देने के लिए अदालत की इजाजत की जरूरत होती है। मुझे
मेरे बच्चे तो वापस मिल गए। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ जज साहब कि कोई ऐसा वसीला बनाइए कि मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना मिल सके, मेरा इलाज कर सके। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मैं तो क्या कोई माँ भी नहीं रह सकती। बहुत प्यार करती हूँ अपने बच्चों को। मैं दिल पे पत्थर रख के यहाँ पे बैठे लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप में से कोई एक भी है जो ये वादा कर सके कि वो मेरे बच्चों के सर पे हाथ रखे, मेरा इलाज कराएगा? क्या कोई एक इंसान है जो ये वादा कर ले कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का सहारा बनेगा, मेरे हाथ से हाथ तोड़ेगा, मेरे मासूम बच्चे के लिए कुछ अच्छा कीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। योर ऑनर, क्या मुल्जिमा से एक सवाल मैं भी कर सकती हूँ? इजाजत। थैंक यू सर। साइदा साहिबा, आपसे एक सवाल करूंगी, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आपने अपने बच्चे गोद देने की कीमत वसूल की थी या नहीं? झूठ है ये सब, मैंने कोई रकम नहीं ली। योर ऑनर, ये औरत अदालत के सामने झूठ बोल रही है। अभी अदालत में तुम्हारा पोल खुल जाएगा। इस बात को साबित करने के लिए मैं अपने एक गवाह को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। आतिफ साहब, मुल्जिमा साजिदा के बच्चे आपने गोद लिए थे। आप अदालत को बताएंगे कि मुल्जिमा ने बच्चे गोद देने के एवज क्या आपसे कोई डील की थी, कोई पैसों का मुतालबा किया था? जज साहब, साजिदा ने मुझे अपने बच्चे गोद देने की एवज 6 लाख का मुतालबा किया था। माफ़ कीजिएगा, मेरे घर में तो ऐसी जगह ही नहीं जहां आप लोगों को बिठा सकूं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है साजिदा साहिबा, हम बहुत शरीफ लोग हैं, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, बस औलाद नहीं है। हम आपके बच्चों को अपनी जान से ज़्यादा जी सकेंगे, इन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और इनकी हर ख्वाहिश का ख्याल करेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि आप पैसे कितने देंगे? देखिए, आप गलत मत समझें। गुर्दे की मरीज़ हूँ, दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए। गरीब औरत हूँ, कहाँ से लेकर आऊँ? हम इन्हें ख़रीदने नहीं, एडॉप्ट करने आए हैं। वैसे भी इंसान की कोई कीमत नहीं है और ये मासूम तो अनमोल है। आप ये बताइए कि आपको अपने इलाज के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है? देखिए, मैं भी अपने बच्चे बेच नहीं रही हूँ, मजबूर हूँ। ठीक है, ये 6 लाख रुपए का चेक में लेके आया था, आप इसे कल कैश करवा लीजिएगा। इधर आओ बच्चों। जाओ। अच्छा, अपना नाम बताओ। किरण। और आपका? ज़ैन। अब आप हमारे घर रहेंगे, आपका अलग रूम होगा, कंप्यूटर, किताबें, खिलौने, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है? अच्छा जी, अगर आप इजाज़त दें तो हम बच्चों को ले जाएं। हो सके तो मुझ पे एक एहसान कर दीजिए। देखिए, आज की रात मेरे बच्चों को यहीं रहने दीजिए, मैं जी भर के अपने बच्चों को देखता हूं। आप कल सुबह ले जाइएगा। गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत गार्जियन और कस्टोडियन में फर्क होता है। बच्चे का हकीकी गार्जियन सिर्फ बाप को तस्लीम किया जाता है। अगर माँ बच्चे की गार्जियन बनना चाहती है तो उसे बच्चे की कानूनी गार्जियनशिप हासिल करने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करना होगी। बसूरत दीगर वो बच्चे की गार्जियन तस्लीम नहीं की जा सकती। लेकिन जज साहब, मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि बच्चे एडॉप्ट करने के लिए कोर्ट से एडॉप्शन की दरख्वास्त देनी पड़ती है। और फिर जब कोर्ट से मुझे समन मिला तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है और इसीलिए मैंने साजिदा को उसके बच्चे वापस दे दिए। अदालत को ये भी बताइए कि बच्चे वापस मिलने पर क्या उसने आपको वो 6 लाख की रकम वापस की या नहीं? जी नहीं जज साहब, साजिदा ने मुझे रकम वापस नहीं की और मैंने भी उससे रकम वापसी का मुतालबा नहीं किया, इसलिए कि वो रकम मैंने उसे उसके इलाज की नीयत से ही दी थी। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं।
योर ऑनर, आतिफ साहब के बयान से कुछ बातें नुमायां तौर पर वाज़ेह होती हैं। सर, जब आतिफ साहब ने साजिदा को 6 लाख रुपए की रकम उनके इलाज के लिए दी थी तो साफ जाहिर होता था कि ये शख्स रहमदिल तबीयत का मालिक है। लेकिन योर ऑनर, इस औरत की नीयत में फतूर था। ये बच्चों के साथ कारोबार करना चाहती थी। वकील साहब ने जो इतनी जज्बाती तकरीर की कि एक माँ क्या होती है, मैं अदालत को और वकील साहब को याद दिलाती चलूं कि एक माँ मुसीबत में अपना पेट काट के भी अपने बच्चों को पालती है। और यहाँ पर तो योर ऑनर 2 मासूम बच्चे थे जिनको 2 अजनबियों के पास सौंप दिया गया, बगैर उन अजनबियों का बैकग्राउंड चेक किए हुए कि ये लोग किस किस्म के लोग हैं। क्या ये इन बच्चों को वाकई में अपनी औलाद की तरह पालेंगे या ये भी इनको कहीं आगे बेच देंगे? योर ऑनर, यहाँ पर इस औरत ने माँ होने का सबूत नहीं दिया। सर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस औरत की नीयत पर हरगिज एतबार ना किया जाए और जब तक अदालत इस केस का फैसला नहीं करती, बच्चों के वेलफेयर को सामने रखते हुए जरूरी है कि बच्चों को दारुल अमान शिफ्ट कर दिया जाए। योर ऑनर, आयमना साहिबा की इस तवील फरसूदा कहानी का लुब्बे लुबाब यही है कि मेरी क्लाइंट ने कीमत वसूल की और मैं यही कहता रहूंगा कि मेरी क्लाइंट ने कोई बच्चों की कीमत वसूल नहीं की, बल्कि आतिफ साहब ने वो पैसे उसके इलाज के लिए दिए थे। मेरी क्लाइंट एक आम सी औरत है, उसे दानिश से कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की और अदालत के इल्म में आ चुका है कि मेरी क्लाइंट किडनी पेशेंट है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है इस मुकदमे को खारिज किया जाए और उसके बच्चों को उसी के पास रहने दिया जाए, क्योंकि मेरी क्लाइंट ने कहा है कि मैं अब बच्चे किसी और को नहीं दूंगी। ये अदालत मुल्जिमा साजिदा के सेहत के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हुक्म देती है कि उसका तिब्बी मायना करवाया जाए। इसके साथ साथ इस्तिगासा की बात से इत्तफाक करते हुए अदालत हुक्म देती है कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता, बच्चों को चाइल्ड होम में रखा जाए, समाअत मुलतवी की जाती है। किस्मत फूट गई मेरी, पता नहीं कैसे मनहूस मारी आ गई हमारे घर में, बच्चों को लेके चली गई। हाँ, तुझे फिक्र थोड़ी है, पानी भी तू पानी। भैया आप बाहर हो तुम, जब पूरा घर लुट गया उस आमना कभी ने मेरे बच्चे दारुमान भेज दिए। हाय हाय, अच्छे खासे घर में दिए हुए थे, ऐश कर रहे थे मेरे बच्चे बंगले में। अरे आपा तू फिक्र नहीं कर, दारुल अमान से बच्चों को लेके भी आऊंगा और किसी अच्छी जगह गोद दूंगा। वैसे भैया तू भी बड़ा मनहूस है, कराची हमें छोड़कर चला गया, पलट कर खबर नहीं ली हमारी कि मेरा और बच्चों का क्या बना होगा। अरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए गुटकी किया हुआ था, एक वडेरे ने कहा था कि बच्चों को गोद ले लूंगा, मुकर गया बाद में वो। हाँ भैया हाँ, तू तो गोटकी में मरा हुआ था और सामने भी ने मेरा गला घोंट दिया, मेरे बच्चों को दारुमान भेज दिया और ऊपर से मेरे पे केस ठोक दिया है, पता नहीं क्या होगा आगे। अरे आपा केस की ऐसी की तैसी, तू फिक्र नहीं कर, बच्चों को वापस भी लेके आऊंगा और किसी अच्छी जगह गोद भी दूंगा। भाई तेरा जिंदा बैठा हुआ है, मर नहीं गया हूं मैं अभी। बस कर भैया बस कर, तू तो ऐसे बात करे कचहरी का बहुत बड़ा अफसर लगा हुआ है तू, बच्चों को भी ले आएगा तू। हाय हाय, मैं तो एक बात बताए दे रही तुम्हें, मैं ना जेल में नहीं जाऊंगी, भाग जाऊंगी यहाँ से, मैं बताए दे रही तुझे, पता नहीं क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है भैया। कुछ नहीं होगा आपा, इंशाल्लाह जेल जाने भी नहीं दूंगा तुझे मैं, फिक्र नहीं कर तू। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की दफा 25 के तहत अदालत बच्चे की गार्जियनशिप का फैसला करते वक्त सिर्फ और सिर्फ बच्चे की फलाह को मद्देनजर रखती है। अगर अदालत महसूस करे कि बच्चे का बाप या माँ या दोनों वालिदैन बच्चे की गार्जियनशिप के हकदार नहीं है, तो अदालत बच्चे की फलाह को मद्देनजर रखते हुए उसे किसी और की गार्जियनशिप में दे सकती है। हाँ साजिदा साहब, आपने कैसे फोन कर लिया? बेशुद्ध एक हफ्ते बाद है। देखिए मेरा होगा क्या, वो आमना कबीर तो हर सूरत मुझे सजा दिलाना चाहती है। अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। अच्छा अभी तो मैं जरा मसरूफ हूँ, कल शाम को ऑफिस आ जाइए, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मैडम अदालत के हुक्म से साजिदा का कंप्लीट मेडिकल टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट आ गई। तुमने पढ़ी? नहीं मैंने अभी तक रिपोर्ट
खास चीज़ है इसमें? खास नहीं, बहुत शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है इसमें तो इसकी हेल्थ के हवाले से। ओह माय गॉड, ये देखो। शॉकिंग न्यूज़ है मैम। योर ऑनर, मुल्जिमा साजिदा के खिलाफ ये केस गार्डियन एंड वार्ड्स के सेक्शन 25 की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 370 से शुरू हुआ था। लेकिन योर ऑनर, जूं तफ्तीश आगे बढ़ी, मालूम ये हुआ कि इस खातून ने और भी मजीद संगीन जराइम किए हैं जिनका ताल्लुक इसी केस से बनता है। योर ऑनर, मुल्जिमा साजिदा का जब अदालत के कहने पर मेडिकल चेकअप कराया गया तो दो बातें जानकर बहुत हैरत हुई। एक तो इन्हें कभी भी गुर्दों का आर्जा लाहक नहीं था और दूसरी बात ये कि मोहतरमा इनफर्टिलिटी का शिकार है, यानी कि ये कभी भी मां नहीं बन सकती। इस इंफॉर्मेशन के बाद ये सवाल उठता था कि फिर ये दो मासूम बच्चे कौन हैं जिनका ये केस लड़ा जा रहा है, जिनको ये अपने बच्चे कहती रही हैं, जिनकी ये मां बनकर हमदर्दी हासिल करती रही हैं और उनका मुआवजा भी ले चुकी हैं। योर ऑनर, जब मुल्जिमा साजिदा और इन दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाया गया तो रिपोर्ट से ये बात मालूम हुई कि ये दोनों बच्चे वाकई में असल में बहन भाई हैं, लेकिन इन दोनों बच्चों का इस औरत से कोई भी बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं है, बल्कि इस औरत ने इन बच्चों को 6 साल पहले मुल्तान से अगवा किया था। योर ऑनर, जब से ये इशू उठा है मीडिया के सामने और तफ्तीश में ये खातून बहुत मर्तबा अपने मरहूम शौहर का जिक्र करती रही कि चंद साल पहले एक हादसे में इनके शौहर वफात पा गए। लेकिन जब हमने मजीद तफ्तीश की तो ना तो ये अपने शौहर का नाम बता सकी, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, किस कब्रिस्तान में वो दफन है, ये किसी भी किस्म की ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकी जिसको पुलिस वेरीफाई कर सके। योर ऑनर, जहां मुझे पहले दिन से यकीन था कि ये औरत झूठ बोल रही है और सबको गुमराह कर रही है, वहां पर मुझे भी ये जानकर हैरत हुई कि इसकी किस कदर क्रिमिनल मेंटालिटी है। योर ऑनर, जब पुलिस ने साजिदा और इसके भाई कादर का बैकग्राउंड चेक करवाया तो मालूम हुआ कि ये पेशावर आदि मुजरिम है। ये सिर्फ मोहल्ले नहीं बदलते रहे, ये शहर भी बदलते रहे हैं। हर शहर में छोटी मोटी चोरी चकारी, किसी के साथ फ्रॉड करके वहां से भागते रहे हैं। योर ऑनर, तिबी मुआयना करवाने के बाद और डीएनए टेस्ट करवाने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि इसका अबराज फाश हो जाएगा। दोनों बहन भाइयों ने साहिवाल की टिकट कटवाई और बस पर फरार होने वाले थे कि पुलिस ने इन्हें बस के अड्डे से रंगे हाथों पकड़ लिया। योर ऑनर, इन दोनों मुल्जिमान का एतराफी बयान अदालत में जमा करा दिया गया है। सर, अदालत चाहे तो इनसे पूछ सकती है कि इन दोनों का इन दोनों मासूम बच्चों से क्या ताल्लुक है। थैंक यू सर। जनाबे वाला, मैं एक तवील अरसे से अदालत की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुझसे एक भयानक गलती हुई कि मैं ऐसे लोगों का केस लड़ रहा था जो मुआशरे के नासूर हैं, जो हमारे मासूम बच्चों को अगवा करके बेचते हैं। मैं इनकी पैरवी करने से दस्तबरदार होता हूं। मुल्जिमा साजिदा, बताओ ये बच्चे तुम्हारे हैं? क्या तुम अदालत में कोई ऐसा सबूत पेश कर सकती हो जिसके तहत ये पता चले कि ये बच्चे तुम्हारे हैं? क्योंकि इस्तगासा का कहना है कि इन बच्चों को तुमने मुल्तान से अगवा किया था फरोख्त करने के लिए। इन बच्चों के अगवा की FIR थाना मुल्तान में उनके वालिदैन ने दर्ज कराई थी, जिसकी कॉपी अदालत में पेश की जा चुकी है और DNA से भी ये बात साबित हो गई है कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। अब बताओ तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? जज साहब, हम बच्चों को बाहर के मुल्क बेचना चाहते थे, लेकिन जब बाहर की कोई पार्टी ना मिली तो हमने सोचा कि यहीं बेच के जान छुड़ाएं। इसलिए मैंने रोड पे बैठ के उनको बेचने का नाटक किया। मुझे क्या पता था कि मैं पकड़ी जाऊंगी, लेकिन जज साहब, बेशक लालच ही में मैंने उन्हें उठाया था, लेकिन मैंने उसे माँ की तरह पाला है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे साथ रहम करें। मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी, कभी ऐसा नहीं करूँगी। आखिरी बार माफ़ कर दें मुझे। क्या बच्चों के वालिदैन से राब्ता हो गया है?
जी सर, उनसे राब्ता हो गया और वो कराची पहुंचने वाले हैं। मुल्जिम कादिर बख्श, इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? जय साहब, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम तो छोटी मोटी चोरियां करके वक्त गुजारते थे। हमने सोचा कि बच्चे अगवा करके बाहर बेचेंगे और बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे और हम लोग अमीर हो जाएंगे। मगर हमने बहुत गलत किया। माफ़ कर दें जय साहब, दोबारा ऐसा नहीं होगा, माफ़ कर दें। पेश किए गए शवाहिद और बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा साजिदा ने अपने भाई कादिर बख्श के हमरा 2 बच्चों को मुल्तान से अगवा करके फरोख्त करने की कोशिश की। दौरान समाअत ये बात भी मालूम हुई है कि मुल्जिमा साजिदा ने बीमारी के नाम पर इन बच्चों को फरोख्त करके एक रकम भी ली है। फरहान काजिम, जो कि एक NGO चलाते हैं, उनकी पेशी नज़र जब ये बात आई तो उन्होंने अपनी मुद्दत में बच्चों को फ़रोख्त करने का मुकदमा दर्ज करके पुलिस के ज़रिए बच्चों को बाजियाब भी करवा लिया। लिहाजा ये अदालत मुल्जिमा साजिदा और उसके भाई कादिर बख्श को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 361, 364 और 370 के तहत 10 साल कैद बमुशक्क़त की सज़ा का हुक्म सुनाती है। अदालत ये हुक्म भी देती है कि बच्चों के हकीकी वालिदैन को तलाश करके बच्चों को उनके सुपुर्द किया जाए और जब तक उनके वालिदैन नहीं मिल जाते, इन बच्चों को चाइल्ड होम में सरकारी तहवील में रखा जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।